तो बेटिया देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग जो लेने जा रहे हैं, हमारा जो टाइटल है आज का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? When two or more waves arrives at a point simultaneously, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक पॉइंट पे एक साथ पहुंचते हैं इन अ मीडियम, किसी मीडियम में, सच दैट ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, कि जब वो वेव्स आ रहे थे उनका खुद का डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है बेटा? तो जब देखो ऐसा ऐसा करते हुए वेव आ रही है ना, ऊपर नीचे ऐसा उछलते आ रही है, तो ये कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हर वेव का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट था। तो अब वो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर सम में और सादे सम में क्या फर्क होता है? सादे सम में तो चुपचाप तुम ऐड कर डालते हो, वेक्टर सम में क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन का ध्यान रख के ऐड करना पड़ता है। सेम डायरेक्शन रहा तो डायरेक्ट ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो माइनस करो, डिफरेंट कुछ डायरेक्शन रहा तो फिर भैया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करो। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेव की इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ f1 ऑफ x इन कॉमा t, और y2 इज इक्वल टू f2 कॉमा x कॉमा t। अब अगर मैं बोलता हूं कि इसको मिलाकर एक नई वेव तैयार हुई है तो उसका फंक्शन क्या रहेगा? तो इस दोनों का क्या रहेगा बेटा? वेक्टर सम रहेगा, है ना। इन दोनों वेव्स का क्या रहेगा बेटा? वो वेक्टर सम रहेगा। अब इस बात को थोड़ा सा पिक्टोरिकली समझते हैं अपन इसको। हम लोग कहेंगे देखो भैया, ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है या एक मीडियम है। अब यहां से एक पल्स जनरेट हो रहा है, ये एक पल्स जनरेट हुआ, और यहां से ये एक पल्स जनरेट हुआ, ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये भी इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि ये पल्स यहां नजदीक आ गया है, और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं कि ये पल्स काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, है ना। अब यहां पर ये बस मिलने ही वाला है। फिर और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं कि भैया यहां एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ, यहां से एक बड़ा एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं कि फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं, ये पल्स सेपरेट होते हैं, ये पल्स सेपरेट हो जाते हैं, ये इस तरफ बढ़ जाता है और ये इस तरफ बढ़ जाता है, ये अपना अपना रास्ते पे वापस चले जाते हैं। अब अगर मान लो कि ये जब उछलते हुए आ रहा था तो ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट हो रहा था बाय 10 सेंटीमीटर, ये भी ऊपर की तरफ वाइब्रेट हो रहा था 10 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही 10 10 10 10 सेंटीमीटर से ये ऊपर वाइब्रेट होते 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 करीब पहुंच रहा था। जब ये यहां पर आपस में एक जगह पे मिले ना, एक ही मीडियम में एक जगह पे मिले, तो अब मैं बोलूंगा अब यहां का वाइब्रेशन कितना होगा? तो भैया वो होगा 20 सेंटीमीटर। फिर वापस से वो अपने पुराने हालत में लौट जाते हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि यहां पर जब वो आपस में एक साथ एक जगह पे पहुंचे तो यहां पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? यहां 10 था ना, तो 20 क्यों हो गया? क्योंकि इनके वाइब्रेशन का वेक्टर सम हो गया। जब वो मीडियम में आ रहा था, मीडियम का पल्स आ रहा था, सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ वाइब्रेट करते हुए आ रहे थे, सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ वाइब्रेट करते हुए आ रहे थे। जब ये यहां पर मिले तो हम लोग कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? ऊपर की तरफ। ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का फिर यहां पर क्या हुआ बेटा? वेक्टर सम। और वेक्टर सम में इन दोनों का क्या होगा? फिर एडिशन। तो 10 + 10 दैट इक्वल्स टू 20। आई बात समझ में आपको? तो यही बात यहां पर ये बताने के लिए कह रहा है। अब इसी तरह का कुछ और देखने को मिलता है, देखो एक और सीन यहीं से कुछ देखने को मिलेगा कि अब अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास ये एक मीडियम है, सॉरी, ये मेरे पास एक मीडियम है, उसमें एक पल्स जनरेट हुआ और इसमें एक और इधर से पल्स जनरेट हुआ। ये ऊपर से 10 सेंटीमीटर वाइब्रेट करते हुए आ रहा है, ये नीचे से 10 सेंटीमीटर वाइब्रेट करते हुए आ रहा है। ये इसके करीब पहुंच रहा है, ये भी इसके करीब पहुंच रहा है, धीरे 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 एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं, और मगर ये ऑपोजिट सेंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। फिर उसके बाद जस्ट ये आपस में मिक्स होने वाला है, ये जस्ट आपस में मिक्स होने वाला है, इस तरह से ये आपस में टच करने वाले एक दूसरे को। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, है ना, ये सिचुएशन मुझे ऐसी नजर आई। और फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहां पर
ऐसा हो गया वेव जनरेट, और ये ऐसा चला गया आगे। क्या देखने को मिला बेटा, यहां वाइब्रेशन कितना हो रहा था, +10, यहां कितना हो रहा था, -10, ये इधर बढ़ रहा था, ये इधर बढ़ रहा था, फिर ये और करीब गए, है ना, ये बस आपस में टच कर दिए एक दूसरे को। और अब बताओ यहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यहां वेक्टर सम हुआ ना इसका, है ना, ये +10 प्लस -10, +10 प्लस, या फिर आप बोलो 10 i कैप, ज्यादा अच्छे से बोलना है तो सॉरी j कैप, 10 j कैप प्लस -10 j कैप, क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो जैसे ही वो एक जगह पे पहुंचे, एक साथ मिले, वेक्टर सम का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि ये ऑपोजिट फेस में थे, तो इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर जैसे ही यहां पर से एनर्जी आगे बढ़ी, है ना, ये दोबारा ये वाली जो नीचे वाली वेव जो इधर जा रही थी वो अपने रास्ते चले गई इधर, और ये अपने रास्ते अलग चले गए, मगर जब वो एक साथ एक जगह पहुंचे तो वहां इन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, वेक्टर सम हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये गड्ढा जो नजर आ रहा है इसे कहा जाता है ट्रफ। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो बेटा सब लोग गौर से। अब देखो, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव्स आपस में एक जगह पे मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें वो देखना है। मेरे पास एक वेव है जिसका इक्वेशन कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, ये दिया गया है। दूसरी वेव, उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये दिया गया। डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, ऐसा आ रहा ना, तो कितना ऊपर गया, मतलब मान लो कि यह जारी है, अपन टाइम गिनना चालू करते, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकेंड पे, 8 9 10, है ना, 11, ये तो 11 सेकेंड में कितना नीचे गया, 7 सेकेंड में क्या कहाँ था, या जो भी था सेकेंड कितना ऊपर था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्स बोले तो पोजीशन, ये वाला, ये पोजीशन वाला, ये पोजीशन वाला, ये पोजीशन वाला, ये पोजीशन वाला, ऐसा। तो दो वेव्स है। अब अगर तुमने नोटिस किया होगा इसका फेस एंगल क्या है, होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका फेस एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब्दुल्ला जरा देख बोर्ड पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसका फेस एंगल अलग है, इसका फेस एंगल अलग है, इसमें फर्क कितने का है, फाइ एंगल का फर्क है। देखो इमेजिन करो कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये दो वेव्स आपस में आके मिल रही हैं, और वो कहां मिल रही है, पोजीशन में अपने हिसाब से कहीं भी सिलेक्ट कर सकता हूं। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल सकते हैं। तो भाई दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूंगा, ऐसी पोजीशन चुनूंगा जो मेरे लिए बहुत आसान है। बोले कौन सी पोजीशन, x इक्वल्स टू 0, है ना। ये पोजीशन मैंने नहीं, स्टेट बोर्ड ने चुना, एनसीईआरटी ने दूसरा चुना था। एनसीईआरटी ने x ही रखा था, मगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से x रखा गया, x की वैल्यू 0 रखी गई। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओके ओमेगा टी प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। नहीं भी ये तो चलता था, चलो ठीक है जानो, है ना। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों वेव्स आपस में एक जगह मिली, और कहां मिली, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अब इनका डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 है। तो मैं पूछूंगा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोले इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेक्टर सम, यानी कि y1 प्लस y2। अच्छा ठीक है, मतलब क्या, तो वो हो जाएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या, वो +5 के -5, वो बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। +5 है ना, चले तो फिर हाँ, अब चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इधर ले लेता हूं, देयरफॉर हाँ, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, अब उसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, साइन ओमेगा टी कॉस पाई
प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। आया ना, समझ में आया? अब क्या करेंगे, a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन निकालो। देखो y इक्वल्स टू a1 प्लस a2, मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला हूं तो भैया कॉस फाइव, हाँ, और हाँ इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन निकल गया, प्लस a2 साइन फाइव को मैं पहले लिखूंगा और कॉस ओमेगा टी को मैं बाद में लिखूंगा। अब ऐसा लिखने का मेरा मकसद क्या है भाई? बात ऐसी है कि यहां पर एक अजम्पशन किया गया, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव। मतलब देखो यहां पर एडिशन हुआ है किस चीज का, है ना, एम्पलीट्यूड a1 का और a2 का विद द मल्टीपल ऑफ फेज डिफरेंस जो उनके बीच में होगा वो। तो इसे इमेजिन किया गया एज a cos थीटा और a2 साइन फाइव, इसको इमेजिन किया गया a साइन थीटा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा 3 और 4 अच्छा काम का है, बाद में काम में आने वाला है। तो अब ऐसा हुआ तो मैंने एक अजम्पशन किया कि इसे a cos थीटा इमेजिन करो, इसे a sin थीटा इमेजिन करो। अब इसके जगह ये वैल्यू डाल दो। देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी, सॉरी cos थीटा sin ओमेगा टी और a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a2 की जगह हो जाएगा, a2 sin फाइव की जगह हो जाएगा a sin थीटा cos ओमेगा टी। अच्छा a कॉमन निकाल लो, a कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। अब देखो ये काहे का फॉर्मूला बन गया, sin a cos b। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो ये y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां a क्या है, ये a स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कि भैया ये जब दोनों वेव्स आपस में मिली होंगी ना तो जो कुल मिला के एम्पलीट्यूड आया होगा वो कैपिटल A है। और ये क्या है, थीटा क्या है, आपका रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है ना। बोले आप रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कैसे, क्या, तो बोले देखो कैसा है कि अगर मान लो कि दोनों वेव्स इस तरह से आ रही होंगी, फिर बाद में वो मिलकर दोनों एक से रिजल्टेंट फेज, हाँ थीटा की फाइव आखिरी में, पता थीटा ही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, थीटा को रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल, हाँ रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल कहा जाएगा। देखो कैसा रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल, मतलब क्या कि देखो जब ये दोनों मिलकर एक नई वेव बनी थी, है ना, एक छोटी सी वेव आई थी, एक छोटी सी वेव आई थी, दोनों मिलकर एक बड़ी सी नई वेव बनी थी कुछ सेकंड के लिए। तो उस जो नई वेव बनी थी वो देखने में लगता है कि उसका इनिशियल फेज एंगल यही होगा, है ना। जो भी आपकी नई वेव बनी होगी उसका देखने में ऐसा लगता है कि इनिशियल फेज एंगल ये हुआ होगा, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं थीटा को रिजल्टेंट इनिशियल फेज एंगल। खैर हमारे काम का क्या है, हमारे काम की ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस a1 प्लस a2 कॉस 5 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर को कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करो, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। मैंने क्या किया, a1 प्लस a2 स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अब इसको देखो, इसको और इसको, इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा,
साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस आपका ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाइव, जहां पर फाइव क्या है इनिशियल फेज डिफरेंस। अब जिसको मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। अब ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको याद है ऐसा ही एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑसिलेशन में आया था, मतलब वही फॉर्मूला तीन जगह कैरी होता है, तीन जगह ऑसिलेशन, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, तीन जगह कैरी होता है ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है ना। तो देखो चलो देख लो नोट्स में से। फिर बाद में देखो बेटा नोट करके एक पॉइंट दिया गया है। तो जैसे कि हमने देखा a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। सब लोग ध्यान देंगे बेटा इधर, ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था। अब मान लो एम्पलीट्यूड में क्या है a1 और a2 की वैल्यू बदल नहीं सकती, अगर कुछ बदल सकता है तो सिर्फ उनके बीच में का फेज डिफरेंस। तो अगर मैं बोलूंगा इस सिचुएशन में अगर मान लो फाइव की वैल्यू 0 डिग्री रही तो हमारा एम्पलीट्यूड अपना सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा उस वक्त, और वो कितना रहेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाइव, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं जस्ट a1 प्लस a2, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। और अगर मैं बोलूंगा ठीक है मान लो फेस एंगल 180 डिग्री रहा तो क्या, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a1 कॉस फाइव, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस ट्वाइस ऑफ a1 a2 जो कि क्या हो जाएगा फिर a1 माइनस a2, सिंपल इतना रह जाएगा। तो जब कभी भी आपसे a मैक्स अपॉन a मिन का रेशियो पूछा जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a मैक्स अपॉन a मिन इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2, सॉरी a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंटेंसिटी करके, इंटेंसिटी ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा आपको वेव ऑप्टिक्स में, है ना। लाइट की इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी ज्यादा है। मैं बोलूंगा भैया ये लाइट की इंटेंसिटी कम है, ये लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब क्या, मैं देखूंगा एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में कितनी लाइट रिसीव हो रही है एनर्जी, और मैं देखूंगा एक सेकंड में एक पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो देखा गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कहूंगा कि जरा बताना तो भैया आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या रहेगा, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी। तो बोले फिर वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। कई बार समझ में आपको, ये मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्योंकि मैंने देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो मैं यहां लिख सकता हूं ऐसा कि ऑल्सो I1 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 का स्क्वायर, या फिर a1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I1, अंडर रूट ऑफ I1, ठीक है। और A2 सिमिलरली A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I2, है ना। मतलब A1 के को आप क्या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I1,
तो यानी मैं a1 के जगह क्या लिख सकता हूं, a1 के जगह लिख सकता हूं c अंडर रूट ऑफ i1 और a2 के जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, c अंडर रूट ऑफ i2। अब ये c क्या है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो दोनों में सेम है। अब अगर ऐसी बात है तो यहां पर आप यहां फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, देखो i max अपॉन i min इज इक्वल टू a1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c अंडर रूट ऑफ i1 है ना, प्लस a2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, c अंडर रूट ऑफ i2। ओके, और इसकी जगह फिर क्या लिखूंगा, वंस अगेन c अंडर रूट ऑफ i1 माइनस c अंडर रूट ऑफ i2। मैं भूलूंगा नहीं कि यहां पर स्क्वायर है, यहां पर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ठीक है। c कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर i max अपॉन i min, इसका रेशियो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास i max अपॉन i min का रेशियो निकालने का फॉर्मूला है जब मुझे इंटेंसिटी दिया गया हो, जब मुझे क्या दिया गया हो, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया गया हो, वैल्यू या रेशियो दिया गया हो। इन दैट केस ये तब का है जब एम्पलीट्यूड दिया गया हो। आई बात समझ में। अब देखो एक और बात, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि ये तो नेट एम्पलीट्यूड है, चाहे फेस एंगल कुछ भी हो, तो मैं बोलूंगा नेट इंटेंसिटी क्या होगा, तो नेट इंटेंसिटी होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नेट एम्पलीट्यूड का क्या लेंगे बेटा आप, स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा फिर, देखो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे, मगर इसका स्क्वायर लेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो तुमको नहीं लगता ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसमें से बचेगा फिर क्या, सिर्फ यहां पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ बेटा क्या 5। ओके, अगर मैं चाह रहा हूं कि यार ये इंटेंसिटी है, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पर भी इंटेंसिटी चाहे एम्पलीट्यूड की जगह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a1 के जगह c अंडर रूट ऑफ i1 जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा, a2 की जगह c अंडर रूट ऑफ i2 उसका स्क्वायर, c अंडर रूट ऑफ i1 c अंडर रूट ऑफ i2, c कॉमन निकल जाएगा यहां पर से, c तो वैसे यहां पर भी था क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड की जगह इंटेंसिटी लिखा, तो उसका c यहां पर भी आया होगा, है ना। इधर का c कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आई नेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 कॉस ऑफ 5। ये मेरे पास नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। देखो ये समझ में आया क्या, मैंने क्या कहा, आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ए नेट की जगह आई नेट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, c मल्टीप्लाई बाय आई नेट, है ना। अपन ने बोले ना आई की जगह क्या लिखो, c करके लिखो, अगर a की जगह c अंडर रूट ऑफ आई, तो आई नेट की जगह आप लिखो c आई नेट, सॉरी ए नेट की जगह, ए नेट के स्क्वायर की जगह, सॉरी मैंने जंप कर दिया तो यार रुक जाओ, कुछ लोगों को नहीं जम रहा होगा। ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ 5, है ना। तो अब a नेट स्क्वायर के जगह मैं क्या लिखूंगा, c टाइम्स ऑफ आई नेट, तो मैंने लिखा c टाइम्स ऑफ आई नेट। हाँ, मगर जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे रहा हूं तो नहीं भी लिखे तो चलता, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखा तो कांस्टेंट चीज नहीं लिखते ना अपन, लिखे तो कोई मसला नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं अभी फिलहाल, मगर जब इक्वालिटी का साइन दे रहा हूं तो c यहां पर भी आने वाला है और हर जगह यहां पर भी आने वाला है ना। फिर उसमें से सब में से c कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसर। अब देखो यहां पर ये मेरे पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया, अब डायरेक्टली सिर्फ इंटेंसिटी के फॉर्मूले को याद रखो, इतना तामझाम पे मत जाओ कि कैसे आया फॉर्मूला, डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, तुम्हारे को सिर्फ ये फॉर्मूले से मतलब है। अब इमेजिन ये करो कि मेरे पास जो दो वेव्स आपस में एक जगह पे आके मिली थी, उनकी इंटेंसिटी सेम थी, है ना। ये एक वेव आई, दूसरी वेव आई, आपस में आके एक जगह पे मिल गई, दोनों वेव की इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। तो मान लो वो इंटेंसिटी कितनी थी, I1 I2 इज इक्वल्स टू I, इंटेंसिटी क्या थी बेटा, सेम थी। तो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो मैं लिखूंगा I नेट इज इक्वल्स टू I प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ I, क्या हो जाएगा I ट्वाइस ऑफ I कॉस ऑफ 5।
तो ये क्या हो जा रहा, वंस अगेन ट्वाइस ऑफ आई प्लस ट्वाइस आई कॉस फाइव। देखो लिखने की कुछ जरूरत तो है नहीं, सारी चीजें नोट्स में है, मैं इधर का इरेज कर रहा हूं। शायद से अभी ये आने वाला फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे नोट्स में। तो ट्वाइस ऑफ आई, अब एक काम करो, टू आई को कॉमन निकालो। तो आई नेट इज इक्वल्स टू, टू आई को मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या अंदर, वन प्लस कॉस ऑफ फाइव। क्या बचा यहां पे बेटा, वन प्लस कॉस ऑफ फाइव। अब मैं यहां पर कॉस फाइव को क्या लिख सकता हूं, कॉस फाइव कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस फाइव बाय टू माइनस वन। बोले ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है भाई, कुछ याद आया, नहीं याद आया। कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला, एक क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक क्या फॉर्मूला है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एक क्या फॉर्मूला है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। अब देखो यहां पर जो भी एंगल था टू थीटा, उसके आधा आधा एंगल था यहां पे, मैं ये वाला फॉर्मूला चुन रहा हूं। तो जब मैंने क्या कहा कि मैं cos फाइव की जगह क्या लिखूंगा, टू कॉस स्क्वायर, ये एंगल का आधा यानी फाइव का आधा, फाइव बाय टू माइनस वन। तो चलो लिखो वहां पर। तो देयरफॉर आई नेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई, वन प्लस ये फॉर्मूला लिख डालो, टू कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं थीटा नहीं सॉरी, मतलब फाइव बाय टू, हाँ फाइव बाय टू और माइनस वन। अब क्या हुआ, ये कटा ये कट गया, बचा क्या, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू, जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आई नेट इज इक्वल्स टू फोर आई कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू। ये मेरे पास नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आई बात समझ में। तो दिस इज इट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं यहाँ पे। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये सारे डब्बे वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उसको याद रखो भी तो काफी है अभी फिलहाल। पढ़ो नोट्स में से।